नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे टेरिडोफाइटा, इक्वेसेटम और मार्सिलिया के बारे में। ज़रा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जंगल में चल रहे हैं, लेकिन ये आज का कोई आम जंगल नहीं है। हाँ बिल्कुल, वहाँ आज के जैसे पेड़ नहीं होंगे। सही कहा। मतलब यहाँ ना तो आम या बरगद के पेड़ हैं और ना ही कोई फूल खिले हैं। आपके चारों तरफ सिर्फ दलदल है और उस दलदल से निकलकर आसमान की तरफ जाते हुए विशालकाय और खोखले खंभे जैसे पौधे खड़े हैं। जिनकी सतह एकदम सैंड पेपर की तरह खुरदरी होती है ना। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं आज से करोड़ों साल पहले की, जब धरती पर टेरिडोफाइट्स का राज हुआ करता था। और मजे की बात तो ये है कि उस प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे शानदार सर्वाइवर्स आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। वनस्पति विज्ञान में देखिए, इक्विसेटम और मार्सिलिया केवल दो साधारण पौधे नहीं हैं, बल्कि ये एन इवोल्यूशन यानी विकासवाद की प्रयोगशाला के दो बहुत ही अलग अलग और दिलचस्प प्रयोग हैं। मतलब जहां एक तरफ इक्विसेटम ने सूखी और कठोर जमीन पर खुद को ढालने के लिए एकदम मजबूत आर्किटेक्चर तैयार किया, तो वहीं दूसरी तरफ मार्सिलिया ने पानी के अंदर जाकर एक पूरी तरह से नई जीवन शैली को अपना लिया। सही बात है। इन दोनों का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि आज के आधुनिक पौधों ने अपनी इतनी जटिल प्रणालियां असल में कहां से सीखी। बिल्कुल। और आज के इस सेशन में हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। ये पूरी चर्चा एके बायोलॉजी जोन के उन बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स पर आधारित है, जो 100% एग्जाम रेडी तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, मतलब हम स्लाइड दर स्लाइड चलेंगे। हाँ, हम इनकी इकोलॉजी, इनकी शारीरिक संरचना और इनके बेहद अनोखे प्रजनन के तरीकों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले योद्धा से, मतलब इक्विसेटम से, जिसे दुनिया भर में हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, हॉर्स टेल। तो जब मैंने स्लाइड 2 में इसके आवास या इकोलॉजी के बारे में पढ़ा, तो एक बात ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। ये नम और दलदली स्थानों में उगता है, जो समझ में आता है, लेकिन नोट्स में खास बात लिखी है कि ये सिलिका युक्त मिट्टी का इंडिकेटर है। सिलिका रिच सॉइल। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये मिट्टी से कांच बना रहा है? तकनीकी रूप से देखें तो ये कुछ वैसा ही कर रहा है। ये पौधा मिट्टी से भारी मात्रा में सिलिका को सोखता है और उसे अपने ऊतकों में, मतलब खासकर तने की बाहरी परत, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें जमा कर लेता है। अच्छा, तो इसीलिए जब हम इसके तने को छूते हैं तो वो बहुत खुरदुरा लगता है। एकदम सही। पुराने समय में लोग इसका इस्तेमाल बर्तनों को रगड़कर साफ करने के लिए भी करते थे। अरे वाह! हाँ, लेकिन अगर पौधे के नजरिए से सोचें तो ये सिलिका कोई कचरा नहीं है, बल्कि ये उसका कवच है। ये सिलिका पौधे को न सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, जैसे कंक्रीट के अंदर लोहे की छड़ें होती हैं। बिल्कुल वही बात है, और साथ ही ये शाकाहारी जानवरों से भी इसकी रक्षा करता है। मतलब कोई भी जानवर ऐसा पौधा क्यों चबाना चाहेगा जो उसके दांतों को ही घिस दे। ये तो सच में एक शानदार डिफेंस मैकेनिज्म है। अब अगर हम स्लाइड 3 पर आएं और इसके बाहरी रूप को देखें, तो इसमें नोड्स और इंटरनोड्स स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, बिल्कुल किसी बांस की तरह। हाँ, और पत्तियां बहुत छोटी और स्केल जैसी होती हैं, जो एक वलय या चक्र में व्यवस्थित होती हैं। लेकिन असली जादू तो इसके अंदर है। जब मैंने इसके तने का टीएस देखा, मतलब अनुप्रस्थ काट, तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। ये अंदर से ठोस लकड़ी का नहीं बना है। हाँ, ये लगभग खोखला है। हाँ, खोखला। और इसके कॉर्टेक्स में कुछ खास वायु गुहाएं हैं, जिन्हें वैलिक्यूलर केनाल कहते हैं, और साथ ही संवहनी ऊतकों के पास कैरिमल केनाल मौजूद है। इसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पौधे का नहीं, बल्कि एक आधुनिक बहुमंजिला इमारत का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट देख रही हूँ, जहां हवा के लिए अलग वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं। बिल्कुल, और पानी के लिए अलग प्लम्बिंग पाइप्स। तो प्रकृति ने इसे इतना खोखला क्यों बनाया? देखिए, खोखलापन अक्सर कमजोरी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ ये सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए इसके स्वॉम्पी हैबिटेट को फिर से याद करते हैं। दलदल की मिट्टी में पानी तो बहुत होता है, लेकिन ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। हाँ, दलदल में तो ऑक्सीजन कम ही होगी। तो अगर एक सामान्य पौधे की जड़ें दलदल में फंसी हों तो वे बहुत जल्दी दम घुटने से मर जाएंगी। यहीं पर आपकी इमारत वाला वेंटिलेशन सिस्टम काम आता है। अच्छा, तो ये वेलिक्यूलर कैनाल वो शाफ्ट्स हैं? बिल्कुल। जो वेलिक्यूलर कैनाल हैं, वे हवा को पौधे के ऊपरी हिस्से से खींचकर सीधे उन जड़ों तक पहुंचाते हैं जो गहरी और बिना ऑक्सीजन वाली कीचड़ में दबी हैं।
तो मतलब ये अपने खुद के स्नोर्कल की तरह काम कर रहा है। सही कहा। और जो कैरेनल कैनाल हैं, वे पौधे के मुख्य जल परिवहन तंत्र का हिस्सा हैं। जब पौधा तेजी से बढ़ता है तो उसके कुछ शुरुआती जाइलम ऊतक नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह ये कैनाल बन जाती है, जो पानी को जड़ों से लेकर ऊपर तक बहुत ही कुशलता से पंप करती है। तो एक दलदल में रहते हुए जहां पानी और हवा का संतुलन बहुत मुश्किल होता है, ये खोखला और कैनाल वाला तना इसे वो इंजीनियरिंग प्रदान करता है जो इसे लाखों सालों से जीवित रखे हुए है। एकदम सही। बेहतरीन। सर्वाइवल की इतनी शानदार इंजीनियरिंग के बाद अब स्लाइड 4 पर सवाल ये उठता है कि अपनी अगली पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाता है। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की तरफ चलें तो नोट्स में एक भारी भरकम शब्द है, होमोस्पोरस या समबीजाणुक। हाँ, समबीजाणुक। और इसका जीवन चक्र अगुणित द्विगुणित यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। चलिए इन तकनीकी शब्दों को थोड़ा डिकोड करते हैं। मुझे इतना समझ आया कि बीजाणु एक विशेष अंग में बनते हैं जिसे स्ट्रोबिलिस कहते हैं। स्ट्रोबिलस जो स्पोरेंजियोफोर से बना होता है, जिसके अंदर स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी होती है। बिल्कुल, लेकिन ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? इसे आप पौधे की दोहरी जिंदगी कह सकती हैं। देखिए, हमारे इंसानों में हम सीधे बच्चे पैदा करते हैं जो हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो ये सीधा पौधा नहीं बनाते? नहीं, यहाँ जो मुख्य पौधा हमें दिखता है, जो द्विगुणित या 2N है, वह सिर्फ बीजाणु बनाता है। जब ये बीजाणु जमीन पर गिरते हैं तो वे सीधे एक नया इक्विसेटम का पौधा नहीं बनाते। वे एक बिल्कुल ही अलग दिखने वाली संरचना बनाते हैं जिसे युग्मकोद्भिद या प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस बहुत ही छोटा, हरा और अपना खाना खुद बनाने वाला स्वतंत्र अंग होता है। यानी ये मुख्य पौधे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है? एकदम नहीं। और इस प्रोथैलस का सिर्फ एक काम है, जननांग बनाना। इसमें मादा अंग यानी आर्किगोनियम और नर अंग यानी एंथेरिडियम विकसित होते हैं। जब निषेचन होता है तब जाकर एक नया मुख्य पौधा जन्म लेता है। और क्योंकि इक्विसेटम समबीजाणुक है, इसका मतलब है कि इसके द्वारा बनाए गए लाखों बीजाणु आकार और प्रकार में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन स्लाइड 5 पर एक चीज ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। इन बीजाणुओं के स्पोर डिस्पर्सल यानी प्रकीर्णन का तरीका। हर एक बीजाणु के साथ कुछ धागे जैसी संरचनाएं जुड़ी होती हैं जिन्हें इलेटर्स कहते हैं। हाँ, इलेटर्स बहुत ही कमाल की चीज है। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये हवा में मौजूद नमी को भांप सकते हैं। जब मैंने इसके काम करने का तरीका देखा तो यह किसी स्मार्ट पैराशूट या स्प्रिंग जैसा लगा। सही बात है। अगर हवा सूखी है तो ये खुल जाते हैं और अगर हवा में नमी है तो ये सिकुड़कर बीजाणु को लपेट लेते हैं। आखिर एक पौधे को हवा में अपने बीजाणु उड़ाने के लिए इतने जटिल वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि बीजाणुओं की जिंदगी बहुत नाजुक होती है। अगर वे सिर्फ हवा के भरोसे उड़ जाएं और किसी गर्म या सूखी चट्टान पर जाकर गिरें तो वे तुरंत सूख कर मर जाएंगे। ओह, अच्छा। इलेटर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा ना हो। जब मौसम सूखा होता है, इलेटर्स खुल जाते हैं ताकि बीजाणु हवा के झोंकों के साथ दूर तक उड़ सके। लेकिन जैसे ही वे हवा में नमी महसूस करते हैं, जिसका मतलब है कि नीचे कोई नम जगह है, शायद कोई नदी का किनारा या गीली मिट्टी, तो इलेटर्स तुरंत सिकुड़ जाते हैं। उनका पैराशूट बंद हो जाता है और वे सीधे उस गीली और सुरक्षित जगह पर गिर जाते हैं जहां उनके जर्मिनेशन की सबसे ज्यादा संभावना होती है। बिल्कुल। ये कोई अंधाधुंध नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क है। क्या कमाल की बात है। प्रकृति ने बिना किसी दिमाग के एक सेंसर बना दिया। तो ये थी कहानी इक्विसेटम की, जिसने जमीन और दलदल पर महारत हासिल की। लेकिन अब स्लाइड 6 से एवोल्यूशन की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, अब हम पानी की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल। चलिए हमारे दूसरे विषय पर आते हैं, मासीलिया, जिसे वाटर फर्न भी कहा जाता है। इसने संघर्ष को देखा और कहा कि भाई जमीन पर बहुत मेहनत है, मैं वापस पानी में जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर इसकी इकोलॉजी देखें तो ये पूरी तरह से जलीय या अर्धजलीय आवासों में पाया जाता है, खासकर तालाबों में और सबसे दिलचस्प धान के खेतों में। धान के खेत इसके लिए एक परफेक्ट आर्टिफिशियल हैबिटेट बन गए हैं। देखिए, पानी के अंदर जाना आसान नहीं था, लेकिन मासीलिया ने यह समझ लिया कि जो भी पौधा पानी के अंदर सरवाइव करना सीख लेगा, उसे कभी भी नमी की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। हाँ, और उसे दूसरे पौधों से प्रतियोगिता भी कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसका शरीर पूरी तरह से इस जलीय जीवन के लिए बदल गया।
अगर आप इसे ऊपर से देखें तो इसमें एक रेंगने वाला प्रकंद या राइजोम होता है और पत्तियां बिल्कुल एक 4 पत्तियों वाले क्लोवर जैसी दिखती हैं, जो पानी की सतह पर तैरती हैं। फ्लोटिंग लीव्स। हाँ, लेकिन फिर से आंतरिक संरचना ने ही मुझे स्लाइड 7 में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। प्रकंद और जड़ दोनों के टीएस में जलीय जीवन के लिए बहुत बड़ी बड़ी वायु गुहाएं हैं, जिन्हें एरेनकाइमा कहा जाता है। एरेनकाइमा, हाँ। जड़ में इन गुहाओं के बीच सेप्टा या विभाजक दीवारें भी मौजूद हैं और केंद्र में संवहनीय ऊतक हैं। इक्वेसेटम के कैनाल्स तो वेंटिलेशन शाफ्ट जैसे थे, लेकिन मार्सिलिया का ये एरेनकाइमा मुझे ऐसा लगता है जैसे पौधे ने कोई इनबिल्ट लाइफ जैकेट पहन रखी हो। तो क्या ये सिर्फ हवा के बुलबुले हैं जो इसे तैरने में मदद करते हैं? तैरना तो सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। एरेनकाइमा दो के काम है दम घुटने से बचाना। अच्छा। हाँ, देखिए, इक्वेसेटम दलदल के किनारों पर था, लेकिन मार्सिलिया तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ या तैरता हुआ पौधा है। पानी के अंदर गैसों का डिफ्यूजन हवा की तुलना में लगभग 10,000 गुना धीमा होता है। बाप रे। तो ऐसे में जड़ों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? एरेनकाइमा केवल खाली जड़ नहीं है, ये स्पंजी ऊतकों का एक ऐसा हाईवे नेटवर्क है जो पानी की सतह पर तैर रही पत्तियों से लेकर नीचे कीचड़ में धसी हुई जड़ों तक एक निर्बाध ऑक्सीजन पाइपलाइन बनाता है। तो पत्तियां हवा से ऑक्सीजन लेती हैं और वो एरेनकाइमा के रास्ते सीधे जड़ों तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही। और वो सेप्टा क्या काम करते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं? वे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा खोखला पाइप है और आप उसे गहरे पानी में ले जाएं तो पानी के भारी दबाव से वो पिचक सकता है ना? हाँ, बिल्कुल पिचक जाएगा। तो सेप्टा उस खोखली जगह में बल्कहेड्स की तरह काम करते हैं, जो उस खोखलेपन को बनाए रखते हैं ताकि ऑक्सीजन बिना किसी रुकावट के बहती रहे और जड़ें दबाव में पिचके नहीं। ये सच में जलीय इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास है। लेकिन मार्सिलिया की शारीरिक संरचना से भी बड़ा एक और सरप्राइज नोट्स के अगले हिस्से यानी स्लाइड 8 में है, इसकी प्रजनन रणनीति। हाँ, हेटेरोस्पोरी। बिल्कुल। अभी तक हमने इक्विसेटम में देखा था कि वो एक ही तरह के बीजाणु बना रहा था, लेकिन मार्सिलिया ने वनस्पति जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं विषम बीजाणुता या हेटेरोस्पोरी की। मार्सिलिया 2 अलग-अलग प्रकार के बीजाणु बनाता है, छोटे माइक्रोस्पोर जो नर होते हैं और बड़े मेगास्पोर जो मादा होते हैं। आखिर एक ही तरह के बीजाणु से काम क्यों नहीं चला? ये 2 अलग-अलग साइज के बीजाणु बनाने के पीछे क्या विज्ञान है? इसे आप रिप्रोडक्टिव इकोनॉमी या श्रम के विभाजन से समझ सकती हैं। समबीजाणु पौधों में एक ही बीजाणु को सब कुछ करना पड़ता है, जो बहुत रिस्की होता है। मार्सिलिया ने इस रिस्क को कम करने के लिए संसाधनों का बंटवारा कर दिया। माइक्रोस्पोर यानी नर बीजाणु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पौधा उन्हें लाखों की संख्या में बहुत कम ऊर्जा खर्च करके बना सकता है। उनका सिर्फ एक ही काम है, तैर कर मादा तक पहुंचना। अच्छा, और मेगास्पोर या मादा बीजाणु बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि मेगास्पोर को भविष्य के भ्रूण या एम्ब्रियो को पालना है। पौधे ने अपनी सारी ऊर्जा और भोजन का भंडार उस एक बड़े मेगास्पोर के अंदर पैक कर दिया है। मतलब ये एक तरह का पैक्ड लंच हो गया? बिल्कुल, एक पैक्ड लंच की तरह। जब नया पौधा जन्मेगा तो उसे शुरुआत में खाना बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भोजन मेगास्पोर के अंदर पहले से मौजूद है। विकास के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी और सफल रणनीति है। और स्लाइड 9 में दिखाया गया है कि ये पूरी प्रक्रिया हवा में नहीं हो रही है। ये सब एक विशेष और सेम के बीज के आकार के अंग के अंदर होता है, जिसे स्पोरोकार्प कहते हैं। हाँ, स्पोरोकार्प। इसकी आंतरिक संरचना को देखें तो इसमें दोनों प्रकार के बीजाणुधानी मौजूद होती हैं। 2 सोरी एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं और इसके अंदर एक खास जिलेटिनस रिंग होती है। नोट्स के अनुसार स्पोरोकार्प की बाहरी दीवार इतनी सख्त होती है कि ये सालों तक भयानक सूखे को बर्दाश्त कर सकती है। ये मुझे किसी डूम्सडे वॉल्ट की तरह लगता है, जो प्रलय आने पर बीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया हो। सही तुलना है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर ये वॉल्ट इतना ही सख्त और अभेद्य है कि ये सूखे और गर्मी से बचा सकता है, तो जब हालात ठीक होते हैं यानी पानी वापस आता है, तो बीजाणु बाहर कैसे निकलते हैं? क्या ये वॉल्ट उनके लिए एक जेल नहीं बन जाता? यही वो जगह है जहां वो जिलेटिनस रिंग अपना कमाल दिखाती है।
स्पोरोकार्प की दीवार सख्त जरूर है, लेकिन वो पानी के प्रति बहुत संवेदनशील है। अच्छा। जब मसीलिया जिस तालाब या धान के खेत में है वो पूरी तरह सूख जाता है तो मुख्य पौधा मर जाता है, लेकिन स्पोरोकार्प मिट्टी में पड़ा रहता है, एकदम सुरक्षित। और सालों बाद जब दोबारा बारिश होती है तो पानी स्पोरोकार्प के अंदर रिसने लगता है। जिलेटिनस रिंग पानी को सोख लेती है और बहुत तेजी से फूलने लगती है। अच्छा। तो वो अंदर से दबाव बनाती है, एकदम हाइड्रोलिक प्रेस की तरह। एकदम सही कहा। वो एक ताकतवर स्प्रिंग की तरह काम करती है। जब वो फूलती है तो उसके दबाव से स्पोरोकार्प का वो सख्त आवरण 2 हिस्सों में फट जाता है और जिलेटिनस रिंग पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। अरे वाह। हाँ, और अपने साथ उन स्पोरियों को खींचते हुए जिनमें बीजाणु भरे हैं। ये एक परफेक्ट टाइमिंग मैकेनिज्म है। प्रजनन तभी होगा जब आसपास भरपूर पानी मौजूद हो, क्योंकि निषेचन या सिनगैमी के लिए नर युग्मक को तैरकर मादा तक जाना होता है। यह जानकारी तो सच में अद्भुत है। अब जब हमने इन दोनों पौधों को इतने करीब से समझ लिया है, तो आइए स्लाइड 10 से 12 की तरफ चलते हैं और एक कदम पीछे हटकर वनस्पति विज्ञान के नजरिए से उनके एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालते हैं कि आखिर इन्होंने पौधों के इतिहास में क्या योगदान दिया। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। नोट्स में स्टेलर सिस्टम यानी रंभ तंत्र की बहुत स्पष्ट तुलना की गई है। इक्विसेटम में यू स्टील के समान एक संरचना है जिसे संशोधित साइफोनोस्टील कहा जाता है, जहां संवहनी बंडल एक रिंग में होते हैं। वहीं मासीलिया में अंग के आधार पर प्रोटोस्टील या साइफोनोस्टील पाया जाता है। हम इस स्टेलर सिस्टम के विकास को कैसे समझें? ठोस संरचना से एक खोखले पाइप की तरफ जाने का क्या फायदा था? इसे ऐसे समझिए, स्टेल पौधे के केंद्र में स्थित जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था है जो पानी और भोजन का परिवहन करते हैं। प्रोटोस्टील सबसे आदिम और सरल व्यवस्था है, बिल्कुल एक ठोस लकड़ी के खंभे की तरह जिसके बीच में जाइलम होता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े और चौड़े होने लगे, बीच में ठोस ऊतक बनाने में बहुत ऊर्जा बर्बाद होने लगी। इसलिए विकास के दौरान साइफोनोस्टील आया, जहां बीच का हिस्सा यानी पित्त खोखला हो गया और संवहनी ऊतक एक रिंग में आ गए। भौतिकी के अनुसार एक ठोस खंभे की तुलना में एक खोखला पाइप झुकने और टूटने के प्रति ज्यादा मजबूत होता है और इसमें मटेरियल भी कम लगता है। अच्छा, मतलब मजबूती भी और बचत भी। बिल्कुल। इक्विसेटम का ये रिंग वाला सिस्टम दिखाता है कि ये उच्च श्रेणी के पौधों जैसे आज के विशाल पेड़ों की व्यवस्था की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और नोट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसपे VIMP मार्क किया हुआ है वो है मासीलिया की विषम बीजाणुता का विकासवादी महत्व। इसे सीड हैबिट या बीज स्वभाव की उत्पत्ति का इवोल्यूशनरी माइलस्टोन कहा जाता है। हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसमें 3 स्पष्ट चरण बताए गए हैं। पहला, मेगास्पोर अपनी बीजाणुधानी से बाहर नहीं गिरता बल्कि अंदर ही रहता है जी। दूसरा, मादा युग्मकोद्भिद का विकास भी उसी के अंदर होता है। और तीसरा, निषेचन के बाद विकसित हो रहे नए भ्रूण को पूरी सुरक्षा मिलती है। इन तीनों पॉइंट्स को पढ़कर मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या हम ये कह सकते हैं कि मासीलिया ने वास्तव में आज के आधुनिक पेड़ों जैसे सच्चे बीज तो नहीं बनाए, लेकिन उसने बीजों का एक बीटा वर्जन या एक ब्लूप्रिंट जरूर तैयार कर लिया था? बीटा वर्जन, ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। देखिए, एक सच्चे बीज की परिभाषा क्या है? उसमें एक बाहरी आवरण होता है, अंदर एक भ्रूण होता है और भ्रूण के पोषण के लिए भोजन होता है। सही बात है। मासीलिया ठीक यही कर रहा है। पुराने टेरिडोफाइट्स अपने बीजाणु जमीन पर गिरा देते थे, जो बहुत असुरक्षित था। मासीलिया ने मेगास्पोर को अपने पास सुरक्षित अंदर ही रखा और भ्रूण वहीं एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पल रहा है। बिल्कुल, ये बीजों के निर्माण की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम था। मासीलिया ने ब्लूप्रिंट तो बना लिया था, लेकिन वो एक चीज से समझौता नहीं कर पाया, और वो था निषेचन के लिए पानी की जरूरत। हाँ, नर युग्मक को तैरने के लिए पानी तो चाहिए ही था। क्या गजब की विकासवादी यात्रा है। अब परीक्षा के नजरिए से यानी एग्जाम रेडी होने के लिए स्लाइड 13 और 14 पर आते हैं। इस पूरी जानकारी को एक जगह समेटने के लिए आइए इन दोनों के बीच एक मास्टर तुलना करते हैं। हाँ, ये समरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है। अगर हम आवाज देखें तो इक्विसेटम एक स्थलीय योद्धा है, जबकि मासीलिया जलीय जीवन का मास्टर है। पत्तियों की बात करें तो इक्विसेटम ने पानी बचाने के लिए पत्तियों को छोटी और शल्क जैसी कर ली, जबकि मासीलिया में चौड़ी और क्लोवर समान पत्तियां हैं जो पानी पर तैरती हैं।
बीजाणु देखें तो इक्विसेटम समबीजाणुक है, मतलब एक ही तरह के स्पोर्स। मार्सिलिया विषम बीजाणुक है, ठीक, मतलब छोटे नर और बड़े मादा स्पोर्स। बिल्कुल। विशेष संरचना में इक्विसेटम के पास हवा की नमी जांचने वाले स्मार्ट इलेटर्स हैं, जबकि मार्सिलिया के पास सूखे से लड़ने वाला मजबूत स्पोरोकाप है। और तना, इक्विसेटम का तना सिलिका से भरा खुरदरा कवच है और मार्सिलिया का प्रकंद एरेनकाइमा से भरा एक लाइफ जैकेट है। और अगर विद्यार्थियों को नोट्स की मुख्य बिंदुओं को याद रखना हो तो बस ये तथ्य दिमाग में बैठा लें। पहला, इक्विसेटम को जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लिविंग फॉसिल। दूसरा, मार्सिलिया एक विषम बीजाणुक जलीय फर्न है। तीसरा, इलेटर्स का काम इक्विसेटम में बीजाणु प्रकीर्णन है। चौथा, स्पोरोकार्प मार्सिलिया की सूखा प्रतिरोधी संरचना है। हाँ। और पांचवा और सबसे बड़ी बात, विषम बीजाणुकता ही भविष्य के बीज स्वभाव का अग्रदूत या प्रीकर्सर है। तो अगर मैं इस पूरे लेक्चर को समेटना चाहूँ तो ये पृथ्वी पर टिके रहने की दो बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियों की कहानी है। इक्विसेटम ने खुद को इतना मजबूत और अडिग बना लिया कि वो लाखों सालों से डायनासोर के समय से लेकर आज तक खुद को बिना ज्यादा बदले एक लिविंग फॉसिल के रूप में बनाए रखने में सफल रहा। सही बात है। दूसरी तरफ मार्सिलिया ने इनोवेशन का रास्ता चुना। उसने नई चुनौतियों के लिए नए प्रयोग किए। उसने हेटेरोस्पोरी अपनाए, भ्रूण को सुरक्षित रखना सीखा और भविष्य के उन विशाल जंगलों और बीजों की मजबूत नींव रखी जिन्हें हम आज अपने चारों तरफ देखते हैं। एकदम सही। और इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे मार्सिलिया ने बीजों की उत्पत्ति का शुरुआती रूप दिखाया, जहां भ्रूण तो सुरक्षित हो गया था लेकिन प्रजनन के लिए पानी पर निर्भरता बनी रही। अब जरा सोचिए, पृथ्वी पर आए उन भीषण सूखे और जलवायु परिवर्तनों ने पौधों पर कितना भारी दबाव डाला होगा कि अंततः उन्हें पानी की यह निर्भरता पूरी तरह खत्म करनी पड़ी, ताकि सच्चे बीज बन सकें जो रेगिस्तान में भी उग सकें। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर अतीत के कठोर जलवायु परिवर्तन ने इतनी बड़ी विकासवादी छलांग को जन्म दिया, तो क्या आज का वर्तमान जलवायु परिवर्तन भविष्य के वनस्पति जगत में कोई नया और अकल्पनीय विकासवादी बदलाव ला सकता है? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है जिस पर आगे काफी रिसर्च की जा सकती है। प्रकृति में अनुकूलन तो कभी रुकता नहीं है। विद्यार्थियों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।